हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स के पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की शुरुआत करते हैं। मैकेनिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ मोशन, अर्थात मैकेनिक्स भौतिक विज्ञान का वह शाखा है जिसमें गति का अध्ययन किया जाता है। और मैकेनिक्स को आगे दो भागों में डिवाइड किया जाता है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स जो है वो गति का अध्ययन करते हैं। इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलेरेशन आदि इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन गति के कारण का अध्ययन नहीं किया जाता है। और डायनेमिक्स में कॉज ऑफ मोशन अर्थात गति के कारण का अध्ययन किया जाता है। तो दूसरे शब्दों में हम काइनेमेटिक्स या गति को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि काइनेमेटिक्स टू स्टडी हाउ ए बॉडी मूव्स इन स्पेस एंड टाइम ignoring the agents that cause that motion, and in dynamics we study the cause of motion, अर्थात डायनेमिक्स जो है उन कारणों का अध्ययन करता है जिसके कारण गति उत्पन्न होती है। इस मैकेनिक्स के प्रथम वीडियो की शुरुआत हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करते हैं, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को परिभाषित करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तो सबसे पहला बिंदु है रेस्ट एंड मोशन, विराम एवं गति की अवस्था। तो सबसे पहले हम इनको परिभाषित करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम समराइज कर लेते हैं। यदि किसी वस्तु या कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो ये गति की अवस्था है, अर्थात अगर किसी वस्तु या किसी पिंड या कण की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन न हो तो हम उसे विराम अवस्था कहते हैं, और अगर समय के साथ परिवर्तन हो तो उसे गति की अवस्था कहते हैं। सो मोशन इज़ ए रिलेटिव टर्म, इट इज़ अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर, अर्थात गति की अवस्था के लिए जो पिंड है उसके साथ साथ उस पिंड को देखने वाला जो ऑब्जर्वर है उसका भी ज्ञान आवश्यक है। किसी पिंड या ऑब्जेक्ट की जो अलग अलग ऑब्जर्वर के सापेक्ष अलग अलग गति की अवस्था होती है, अर्थात ऑब्जर्वर को परिभाषित किए बिना गति या विराम अवस्था का कोई अर्थ नहीं है। तो किसी भी पिंड की गति जो है अर्थात उसकी स्थिति समय के साथ अगर परिवर्तित होती है तो उसे हम गति की अवस्था कहते हैं। तो गति को भी अनेक तरीके से अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, और यहाँ मोस्टली 3 प्रकार की गति का अध्ययन करेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन में पहला है ट्रांसलेटरी मोशन और स्थानांतरीय गति, दूसरा रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति, और तीसरा है वाइब्रेशनल मोशन और कंपन गति। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशनल मोशन को परिभाषित करते हैं कि यदि किसी पिंड के सभी भागों की स्थिति में समय के साथ समान परिवर्तन हो, अर्थात किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उन सभी की स्थिति में समान परिवर्तन हो तो उसे स्थानांतरीय गति कहते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ ए बॉडी अंडरगोज द सेम चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अर्थात पिंड के किसी एक भाग की गति पूरे पिंड की गति को प्रदर्शित करती है। कॉन्सिक्वेंटली द ऑब्जेक्ट में बी ट्रीटेड एज ए पार्टिकल, और उस एक पार्टिकल की गति की जो इक्वेशन लिखेंगे या गति को जो परिभाषित करेंगे वो पूरे पिंड के लिए लागू होगा। इस स्थानांतरित गति को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, सरल रेखीय गति और वक्रीय गति। अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पिंड या कोई कण एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसे सरल रेखीय गति या रेसिटिलिनियर मोशन कहते हैं, जैसे कि सीधी पटरियों पर ट्रेन की गति है। और यदि पिंड की गति वक्रीय पथ के अनुदिश हो तो उसे कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं, जैसे घुमावदार पथ पर या घुमावदार सड़क पर कार की गति। इस प्रकार रोटेशनल मोशन को डिफाइन करें। रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति, इस प्रकार की गति में वस्तु के सभी कण एक वृत्तीय पथ का अनुसरण करते हैं तथा इन सभी वृत्तीय पथों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को घूर्णन अक्ष कहते हैं। इस गति में पिंड के सभी कणों का एक समय अंतराल में समान कोणीय विस्थापन होता है, अतः वस्तु के सभी कण एक समान कोणीय वेग से गति करते हैं, लेकिन क्योंकि सभी कणों की घूर्णन अक्ष से दूरी अलग अलग है इसलिए उन सब के लिए r अलग अलग है, और r अलग अलग होने के कारण कणों का रेखीय वेग v = r ओमेगा अलग अलग होता है।
और जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसके जो अलग अलग जो पार्टिकल हैं वो ये बीच में जो पीली लाइन से दिखाई गई है घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रहे हैं, और घूर्णन अक्ष के सापेक्ष इन सभी कणों का जो घूर्णन वेग है वो ओमेगा है, लेकिन इनका जो रेखीय वेग है वो अलग अलग है। और घूर्णन अक्ष पे स्थित कणों का जो रेखीय वेग है वो शून्य होगा, क्योंकि वहाँ r शून्य है। इसके घूर्णन गति के उदाहरण है जैसे छत में लगे पंखे की गति या लट्टू की गति। इस तरीके की जो मोशन है जिसमें गोल गोल अगर कोई वस्तु घूमती है तो उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। तीसरे प्रकार की गति को हम परिभाषित करेंगे वाइब्रेशनल मोशन या कंपन गति। कंपन गति या वाइब्रेशनल मोशन जब कोई पिंड अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द गति करता है तो इस प्रकार की गति को दोलनी गति या कंपन गति कहते हैं। यहाँ हमने दो शब्दों का उपयोग किया है, दोलनी गति और कंपन गति, तो दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। जब गति का आयाम बहुत अधिक हो तो उसे दोलनी गति कहते हैं, और जब गति का आयाम बहुत कम हो तो उसे कंपन गति कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम ये दोलनी गति का एग्जाम्पल है, और मूवमेंट ऑफ स्विंग दोलनी गति है, मूवमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड कंपन गति है, और मूवमेंट ऑफ स्ट्रिंग इन सितार ये कंपन गति है। तो यहाँ पे हम दोलनी और कंपन गति को इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी भी डिफाइन कर सकते हैं। जिनके लिए फ्रिक्वेंसी लो है वो दोलनी गति है, आयाम ज़्यादा है, और जिनके लिए फ्रिक्वेंसी हाई है वो कंपन गति का एग्जाम्पल है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए स्ट्रिंग भी एक जो है दोलनी गति का उदाहरण है। इस प्रकार यदि टू एंड फ्रो मोशन में फ्रिक्वेंसी अधिक हो तो उसे कंपन गति माना जाए, और यदि फ्रिक्वेंसी कम हो तो उसे दोलनी गति कहते हैं। अब हम डिफाइन करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र, जिसकी शुरुआत हम मैकेनिक्स के प्रथम अध्याय से कर रहे हैं। तो निर्देश तंत्र को डिफाइन करने से पहले इस अगर हम चित्र को देखें तो इस गाड़ी के अंदर दो व्यक्ति हैं ए और बी, और एक व्यक्ति जो है इन ज़मीन पे या ग्राउंड पे है जिसकी को सी से डिफाइन किया जाता है, और गाड़ी जो है वी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। तो इस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी जो व्यक्ति है उसकी ए के सापेक्ष जो वेलोसिटी होगी वो शून्य होगी, क्योंकि दोनों स्थिर अवस्था में हैं। लेकिन बी की वेलोसिटी सी के सापेक्ष क्या होगी, वी, क्योंकि वो उस गाड़ी में और गाड़ी वी वेग से ट्रेवल कर रही है, इसलिए बी भी वी वेग से ट्रेवल कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सी। अर्थात बी की वेलोसिटी ए के सापेक्ष शून्य और सी के सापेक्ष है वी, अर्थात एक ही वस्तु की अलग अलग ऑब्जर्वर के सापेक्ष वेग अलग अलग है। सो वी नीड टू डिफाइन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की गति को परिभाषित करने के लिए हमें निर्देश तंत्र की आवश्यकता है। इसी प्रकार गतिशील ट्रेन में एग्जाम्पल लेते हैं तो गतिशील ट्रेन में यात्री को पेड़, मकान इत्यादि पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के लिए सब स्थिर है। अर्थात गति को परिभाषित करने के लिए निर्देश तंत्र की आवश्यकता है। Thus the object or system about which the state of another body is described is called a reference frame। अर्थात किसी भी वस्तु की या किसी सिस्टम की जिसकी स्थिति को किसी दूसरी वस्तु या स्थिति के सापेक्ष उसको वर्णन किया जाता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है, वो एक रेफरेंस फ्रेम कहलाता है। अर्थात वे तंत्र या निकाय जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति का अध्ययन किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। भौतिकी में हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति का उपयोग करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस पद्धति में 3 परस्पर लंबवत अक्ष XYZ एक्सेस होते हैं, और ये मूल बिंदु O के सापेक्ष जो तीनों अक्षस काटती हैं उसका जो कटान बिंदु होता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। इस मूल बिंदु O के सापेक्ष निर्देशांकों की स्थिति के आधार पर किसी वस्तु की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो जड़त्व के नियम का पालन करते हैं या ऐसे निर्देश जिसमें न्यूटन के फर्स्ट और सेकंड लॉ वैलिड होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। अर्थात कण पर बाह्य बल की अनुपस्थिति में त्वरण शून्य हो तो कण या तो स्थिर रहता है, एक समान चाल से रेखीय गति करता है।
दूसरे शब्दों में जड़त्वीय निर्देश तंत्र या तो स्थिर होते हैं या नियत वेग से गतिशील होते हैं। किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष नियत वेग से गतिमान अन्य तंत्र भी जड़त्वीय होगा। इसका एग्जाम्पल है कि एक समान वेग से गतिशील ट्रेन को जड़त्वीय निर्देश तंत्र माना जा सकता है। द पैसेंजर डज नॉट एक्सपीरियंस एनी एक्सेलरेशन और फोर्स, सो द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर ए ऑब्जर्वर either at rest or moving with the constant velocity is always an inertial frame of reference. दूसरे प्रकार का जो निर्देश तंत्र है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वे निर्देश तंत्र जिनमें जड़त्व के नियम का पालन नहीं होता है या जिसमें जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरण का अनुभव होता है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में कण या पिंड की गति की व्याख्या करने के लिए काल्पनिक बल या छद्म बल, फिट्जेस फोर्स और सूडो फोर्स को शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल इसका जैसे कि अगर कोई बस चल रही है और उस पर अचानक से ब्रेक लगाया जाता है तो बस पे नेगेटिव एक्सीलरेशन लगेगा और एट दिस मोमेंट इट बिकम्स ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र निश्चित वेग से गति नहीं करता है, इट इज़ एक्सेलरेटिंग। देयर आर सेवरल वेज टू इमेजिन दिस मोशन, यानी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की गति किस तरीके से होती है कि अगर तंत्र सीधी रेखा में चल रहा हो पर उसका जो कभी स्पीड कम हो रही है और कभी स्पीड ज़्यादा हो रही है तो वो जो है वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का उदाहरण है। और अगर जो फ्रेम है वो सीधी रेखा की बजाय कर्व्ड पाथ पे चल रहा है एक समान वेग से, तब भी वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। और अगर फ्रेम एक कर्व्ड पाथ पे भी चल रहा है और अपनी स्पीड बढ़ा या घटा रहा है तो भी वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का उदाहरण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी कण या वस्तु की स्थिति को बताने के लिए निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है और निर्देश तंत्र जड़त्वीय और अजड़त्वीय दो प्रकार के होते हैं। जिसमें लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलो करता है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और जो लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं करते हैं या जो घूर्णी निर्देश तंत्र होते हैं या जो स्पीड जिनकी एक समान नहीं हो, त्वरित गति करते हैं, वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। तो जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के तो लागू होगा, लेकिन निर्देश तंत्र में उसमें क्या परिवर्तन आएंगे, तो जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें न्यूटन्स सेकंड लॉ जो है F=ma, उसमें जो है सूडो फोर्स को भी शामिल करके और इस इक्वेशन को लिखा जा सकता है। थैंक यू।